जमीन के नीचे कोयला घोटाला, जमीन के ऊपर घोटाले ही घोटाले, हवा में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जमीन आसमान में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक में घोटाला किया हुआ है। कांग्रेस के अंतरिक्ष घोटाले ने देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया था, जिसका नाम है देवास एंट्रिक्स डील घोटाला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जहरीला फ्रॉड। Four years after Times Now first exposed the ISRO-Devas deal, CBI has filed an FIR. The murky deal now spelling more trouble for the UPA government, during which the deal was finalized. कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और लूटपाट का अड्डा समझा। ऐसे ऐसे घोटाले और घपले कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में हुए कि देश की जनता को बार बार शर्मसार होना पड़ा। कांग्रेस अपने भ्रष्ट आचरण में इतना रम गई कि उसने देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं किया। यूपीए सरकार के समय साल 2005 में बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया और इसरो की सब्सिडियरी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच एक डील हुई थी। ये सौदा देश के फायदे का कम और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला ज्यादा था। यानी ये सौदा देश के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। यह तब की बात है जब भारत में इंटरनेट आसानी से उपलब्ध नहीं था और इसरो द्वारा GSAT-6 और GSAT-6A उपग्रह लॉन्च किए जाने थे। इससे जारी स्पेक्ट्रम एस बैंड से सेना को हर समय इंटरनेट उपलब्ध हो जाता। इस घोटाले की परत दर परत खोलने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये एंट्रिक्स और देवास क्या बना है। एंट्रिक्स पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम है जो इसरो की वाणिज्यिक इकाई के रूप में काम करता है। वहीं देवास मल्टीमीडिया एक निजी परंतु पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। इसरो के कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी निवेशकों के साथ मिलकर 2004 में बेंगलुरु में एक स्टार्टअप के रूप में देवास मल्टीमीडिया की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के अगले वर्ष ही 2005 में देवास ने एंट्रिक्स के साथ एक सौदा किया। क्या था एंट्रिक्स देवास सौदा? एंट्रिक्स ने इसरो द्वारा भविष्य में लॉन्च किए जाने वाले दोनों सैटेलाइट से जारी एस बैंड स्पेक्ट्रम के अधिकारों को मात्र $30 करोड़ में देवास को 12 वर्षों के लिए बेच दिया, परंतु सौदे को गुप्त रखा। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। इसकी भावी परियोजनाएं बेहद गुप्त रखी जाती हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो क्या हर घोटालों की तरह इसका भी पता मौनी बाबा को नहीं चल पाया? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल और भी है। भारतीय उपग्रहों के बारे में देवास को कैसे पता चला? भारत सरकार को कोई सौदा करना ही था तो सार्वजनिक नीलामी के रूप में क्यों नहीं किया? देवास मल्टीमीडिया के साथ पूरी जांच परख किए बिना ही डील क्यों की गई? देवास मल्टीमीडिया के फर्जीवाड़े को समझने में सरकार को 2005 से लेकर 2011 तक का लंबा समय लगा। देवास के फर्जीवाड़े का पता चला और डील रद्द की गई। लेकिन मनमोहन सरकार देवास के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गई? देश की सुरक्षा और देशवासियों के साथ की गई इस धोखाधड़ी का नुकसान आज देश भुगत रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबा हुआ यह सौदा रद्द होने के बाद देवास की तरफ से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से निपटने की कोशिश भी यूपीए सरकार ने नहीं की। सौदा रद्द होने के बाद देवास ने 3 मध्यस्थता मुकदमे दायर किए और उन सभी को जीत लिया, जिसने भारत को हर्जाने में कुल $1.29 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। निजी कंपनी ने इस हर्जाने की वसूली के लिए विदेशी न्यायालयों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध दायर किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट की भूख की कीमत देश को चुकानी पड़ी। विदेशों में कुछ भारतीय संपत्तियां जब्त की गई। मोदी सरकार ने करदाताओं के पैसे बचाने की लड़ाई को तेज किया और इसमें उन्हें जीत भी मिली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने देवास को बंद करने का आदेश दिया। इस फैसले को
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को धोखाधड़ी बताया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए ये डील की गई थी और अब कांग्रेस को बताना है कि उसने इस तरह का धोखा देश की जनता के साथ क्यों किया था। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। वाड्रा के जमीन सौदों के गोरख धंधे की वजह से दोनों ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। काफी क्लोज हैं उनके, हम काफी आना जाना है। कांग्रेस मतलब करप्शन। अब जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन तो होना तय है, तभी तो आईएनसी का मतलब ही है इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। कांग्रेस राज में लूट की छूट तो मानो 12 महीने लगी रहती थी। हर कोई भ्रष्टाचार के सागर में गोते खाने को लालायित रहता था। फिर वो मंत्री हो या संतरी, सभी भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड कायम करने में लगे रहते थे। ये तो सब जानते ही हैं कि नेहरू गांधी परिवार में पैदा होने या इसके करीबी होने पर भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। वर्तमान में भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी की ड्राइविंग सीट पर भले ही राहुल गांधी बैठे हों, लेकिन एक समय था जब भ्रष्टाचार की लाइसेंसधारी सोनिया गांधी की सरपरस्ती में उनके दामाद प्रियंका गांधी के पति और राहुल बाबा के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा ने एक के बाद एक जमीन घोटाले किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और देखते ही देखते रॉबर्ट वाड्रा एक आभूषण व्यापारी से गांधी कनेक्शन के चलते अरबपति बन बैठा। साल 2014 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने 2007 में अपनी कंपनी 1 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू की थी। कंपनी के जरिए 2012 में वाड्रा ने $12 मिलियन यानी तब के हिसाब से 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची। उस समय तक वाड्रा के पास $42 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी। यानी 2007 से 2012 के बीच वाड्रा की संपत्ति 1 लाख रुपए से बढ़कर 322 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाड्रा और गांधी परिवार के लिए महेश नागर नाम का नेता जमीनों का सौदा करता था। ये है जो जमीन उन्होंने खरीदी थी उस जमीन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले गलती तो मेरी है कि मैंने जमीन दिलाई। इसी साल 12 फरवरी को राजस्थान के ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा से पूछताछ हुई। वाड्रा के राजदार की माने तो उन्होंने जमीन की खरीदी और बिक्री की हेराफेरी के लिए किस तरह से अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट वाड्रा को मनमानी करने की छूट तो 2005 में ही मिल गई थी, जब यूपीए सरकार ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से मुक्त रहने वाले वीआईपी लोगों की सूची में वाड्रा का नाम डाल दिया था। लैंड स्कैम्स के मास्टरमाइंड वाड्रा ने 2008 में 3.5 एकड़ जमीन गुरुग्राम में लगभग 6 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदी और फिर हरियाणा की कांग्रेस सरकार से कृषि जमीन को व्यावसायिक भूमि में बदलने की इजाजत मांगी, जो उसे 18 दिन में ही मिल गई। इस जमीन की 7 गुना ज्यादा कीमत वाड्रा को मिली। बाद में पता चला कि वाड्रा का ये जमीन सौदा एक बहुत बड़ा घोटाला था। ये कैसे संभव हो जाता है कि गुड़गांव में जो लैंड यूज है वो अचानक से चेंज हो जाता है, जो खेती की जमीन थी वो अचानक से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी गई? देखिए, यही तो खेल है सारा कि पूरे गुड़गांव में सारी जो जमीनें थी वो कृषि योग्य थी। इन सबसे ज्यादा जो खेल खेला गया कृषि योग्य जमीन को अपने फायदे के लिए इन्होंने कहीं पे आर जोन बना दिया, कहीं पे कॉमर्शियल जोन बना दिया। राजस्थान के बीकानेर में भी वाड्रा ने जमीन खरीद में एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वाड्रा ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त की। इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट किया जाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया। जमीन के इस गोरख धंधे में रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, प्रियंका गांधी भी शामिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका ने 28 अप्रैल 2006 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि 15 लाख रुपए में खरीदी थी। उसी जमीन को प्रियंका ने करीब 4 साल बाद 17 फरवरी 2010 को जमीन के मूल मालिक HL पाहवा को 84 लाख रुपए में बेच दिया।
पाहवा के तार एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी से जुड़े हैं और थम्पी के रक्षा सौदों के बिचौलिए और भगोड़े संजय भंडारी से। सीसी थम्पी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला चल रहा है। यह मामला सैकड़ों करोड़ रुपयों की हेराफेरी से जुड़ा है। सीसी थम्पी, रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी करीबी दोस्त है। ये तो थी बहना और जीजा की कहानी। इस कहानी में सस्पेंस थ्रिलर की तरह एंट्री होती है राहुल गांधी की, और इन सब कड़ियों को एक सूत्र में पिरोने वाला और कोई नहीं, एचएल पाहवा ही है। एचएल पाहवा से ईडी ने कुछ फाइल्स जब्त की थी, जिससे पता चला कि राहुल गांधी ने हसनपुर पलवल में 6.5 एकड़ जमीन खरीद रखी है। दलालों और घोटालेबाजों के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम रखने वाले राहुल गांधी इसी वजह से विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, ताकि वे अपने घोटालेबाज मित्रों को बचा सकें। चलिए अब वापस रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों की तरफ चलते हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के तार यूपीए शासनकाल में 2005 में हुए रक्षा सौदों और 2009 में हुई पेट्रोलियम डील से भी जुड़े हैं। लंदन में वाड्रा की कई बेनामी संपत्तियां हैं। एक संपत्ति लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में है, जिसे भगोड़े रक्षा दलाल संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था। इसकी मरम्मत पर 62 लाख रुपए खर्च करने के बाद भंडारी ने 2010 में 16 करोड़ 80 लाख में ही इसे वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को दे दिया था। 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को बेनामी घर खरीद कर दिया। इस घर का पता बताया गया है 12 एलर्टन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन। इस घर को 19 लाख पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऐसा आरोप है कि यह सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। सोचिए, एक छोटा सा कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का हिस्सा बनते ही अरबपति कैसे बन गया? आखिर किसने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन बेचने के साथ ही देश बेचने का भी लाइसेंस दे दिया? सोचिए, अगर कांग्रेस ही सत्ता में रहती तो देश को कितना नुकसान होता। इस देश के युवाओं को इस बात को समझना होगा कि कैसे साल 2014 के बाद से काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मोदी सरकार ने मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। तब जाकर इन जैसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग पाई। इस देश के हर नागरिक को यह समझना होगा कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है, और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। अब ये देशवासियों को तय करना है कि उन्हें भ्रष्टाचार में पनपे परिवारवादी चाहिए या विकासवादी राष्ट्रभक्त। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए आज की रात कयामत की रात से कम नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को 19 दिसंबर यानी शनिवार को पटियाला कोर्ट में पेश होना है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस देश में आलू से सोना बनाना जिन्हें आता है, उन्होंने और उनकी माताजी ने 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ रुपए बना लिए थे। कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जनरल की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले की। बिना पैसा लगाए या फिर थोड़ा सा पैसा लगाकर हजारों करोड़ कैसे बनाए जाते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को ही आता है। जिस तेजी से कांग्रेस का पैसा बढ़ता है, उतनी तेजी से तो शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं बढ़ता। देश आजाद होने के बाद अगर किसी की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है तो सिर्फ गांधी परिवार की। आइए अब समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। जिस नेशनल हेराल्ड घोटाले की हम बात कर रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जो आजादी के पहले का अखबार है। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी।
किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। पहले ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के हित में खबरें लिखता था। समय बीतता गया और ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। बहादुर शाह जफर मार्ग पर यही है हेराल्ड हाउस, वो हेराल्ड हाउस जिसका मालिकाना हक पहले एजीएल कंपनी के पास था, जो अब यंग इंडियन को दे दिया गया। वो यंग इंडियन जिसके 76% शेयर राहुल और सोनिया गांधी के नाम पर है। अखबार कांग्रेस का, कंपनी भी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, और लोन भी मिला तो कांग्रेस से ही। जैसे ही ये कांग्रेस का मुखपत्र बना तो जनता ने इसे पढ़ना ही छोड़ दिया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। जब एजेएल आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी, तब उसने कांग्रेस से समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अब आप सोचेंगे कि किसी को उधार देना कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन यहीं से इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार की नींव रखी गई थी। क्या गांधी परिवार और उनके खास लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार की आड़ में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हड़पी? लेकिन इस केस के कई ऐसे पहलू भी हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसके बारे में लोगों को शायद नहीं मालूम। इस केस की कुछ ऐसी परतों का आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इस कारण कांग्रेस का रुपए उधार देना द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का उल्लंघन था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक तरफ 2010 में एजेएल ने घोषणा कर दी कि वो कर्ज नहीं चुका सकती, वहीं दूसरी तरफ 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को शुरू किया गया, जिसके डायरेक्टर थे राहुल गांधी। इस कंपनी में 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर उनकी मम्मी सोनिया गांधी के पास और बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। यंग इंडिया ने एजेएल के साथ एक डील की, जिसमें तय हुआ कि 50 लाख रुपए एजेएल को दिए जाएंगे और 90 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी का जिम्मा यंग इंडिया का होगा। लेकिन उसके बदले एजेएल को अपने सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। सारे शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयर होल्डर्स ने आरोप लगाया कि जब YIL ने एजेएल के शेयर लिए तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, यानी जो कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी वो घुमा फिराकर गांधी परिवार की हो गई थी, और इस कंपनी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी एक ही परिवार की हो गई थी। कांग्रेस के सत्ता में रहते तो जांच संभव ही नहीं थी। बीजेपी ने सत्ता में आते ही एजेंसियों को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट दी, जिसका असर यह हुआ कि 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। सरकार ने हेराल्ड हाउस के स्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया और एजेएल को हेराल्ड परिसर से बेदखल कर दिया। यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया गया। इसके अलावा पूछताछ के लिए सोनिया राहुल को बुलाया गया। अपने परिवार को बचाने के लिए राहुल सोनिया ने पूरी कांग्रेस को प्रदर्शन के लिए लगा दिया, जिससे पूछताछ न की जा सके। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? आखिर कांग्रेस हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पीड़ित के तौर पर पेश क्यों कर रही है? आखिरकार एक कानूनी मामले को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? नेहरू परिवार जांच से बचने के लिए चाहे कितने हथकंडे अपना ले, लेकिन कार्रवाई होकर रहेगी और उन स्वतंत्रता सेनानियों को इंसाफ भी मिलकर रहेगा जिनके साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया है।